हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक सैटेलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंस देती है टेक्निकली किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को। वो टेक्निकली आगे होता है जिसके पास भी सैटेलाइट होता है। और एक सैटेलाइट को बनाने में घंटों की साइंटिफिक रिसर्च लगते हैं, कई हजार घंटे उस पर साइंटिफिक रिसर्च करके साइंटिस्ट एक सैटेलाइट को डिजाइन करते हैं। मुख्य रूप से मेनली जिस चीज में फ्यूचर होता है, जिस चीज में अपने फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर करने की तरफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री देखती है, वो एक सैटेलाइट खुद के लिए डिजाइन करती है या साइंटिस्टों से करवाती है। जिस भी पर्पस के लिए वो सैटेलाइट डिजाइन हो रही हो, उसमें उसी हिसाब से सेंसर्स लगाए जाएंगे। जिस जैसे मौसम विभाग के लिए अगर कोई सैटेलाइट बन रही हो तो उसके मेन फंक्शंस और उसके सेंसर्स होंगे। हवाओं की लोकेशन, किस स्पीड से हवा बह रही है, बादलों की लोकेशन, अर्थ पे कहाँ कितना एयर प्रेशर है, जिससे साइक्लोन और सुनामी आने की पहले ही मौसम विभाग जानकारी हमें दे दे। वैसे ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाते टाइम उसमें काफ़ी अलग अलग टाइप की ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसरिसीवर का यूज़ होता है, जिससे वो स्पेस में जाए तब उससे कम्युनिकेशन करने में, जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा होगा उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, और जो सैटेलाइट से ग्राउंड पे कम्युनिकेशन हो रही होगी उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। वो सैटेलाइट जितने ही रिलायबल रहेगा उसे हम ये समझेंगे कि वो उतना ही अच्छे से काम कर रहा हो। और सैटेलाइट की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए उसमें अच्छे क्वालिटी के सामान का यूज किया जाता है, उसके अच्छे क्वालिटी के सारे सेंसर्स होते हैं। आजकल सैटेलाइट हर तरह से काम में लिया जाता है, मिलिट्री पर्पज से, नेविगेशन पर्पज से, कम्युनिकेशन पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज से। जिसमें सबसे ज्यादा सीक्रेट जो होता है ना, वो एक मिलिट्री सैटेलाइट होता है। कोई भी मिलिट्री सैटेलाइट में किस टाइप के सेंसर्स लगे हैं, कोई भी देश किसी दूसरे देश को कभी नहीं बताता है, और ना ही ये चाहता है कि उसके सैटेलाइट के सेंसर्स की जानकारी या सैटेलाइट की जानकारी किसी और देश के हाथ में लगी जाए, चाहे वो कंट्री उस कंट्री का कितना भी पक्का दोस्त क्यों ना हो। फिर भी ये सेंसर्स की जानकारी और आपस में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये शेयरेबल नहीं होता है। कोई भी देश इसे शेयर करना नहीं चाहता है। एक सैटेलाइट में बहुत वेट होता है और दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट केवल 80 ग्राम्स की है। इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। जब सैटेलाइट असेंबल हो जाती है तो उसे असेंबली ग्राउंड से लेकर के लॉन्चिंग पैड तक लेके आने की जिम्मेदारी होती है, जो बहुत ही रिस्की काम होता है। उसे असेंबली ग्राउंड में ही हम रॉकेट में इंडक्ट कर लेते हैं और इसे ट्रक के माध्यम से धीरे 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 करके लॉन्चिंग पैड तक लेके आते हैं। इसके लिए नासा भी अलग चीज का यूज करता है और इसरो भी अलग चीज का यूज करता है। हालांकि काम दोनों सेम करते हैं, बस तरीके अलग अलग हो जाते हैं। अब बारी आती है सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए। तो सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए आज भी हम बहुत पुराने तरीकों का यूज करते हैं, वो जो पहले से चला आ रहा है। सैटेलाइट को रॉकेट में रखे, रॉकेट को हमने लॉन्च कर दिया। इसमें कुछ घाटे भी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फ्यूल लग जाता है, मिशंस कई बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, और इसके लिए स्पेशल बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल करानी पड़ती हैं। इस लॉन्चिंग के अल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए देश में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। वर्ल्ड में भी बहुत सारी स्पेस एजेंसियां मिलके इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी हम सैटेलाइट लॉन्चिंग के अल्टरनेटिव को ढूंढ के अपना समय, पैसा और रिसर्च तीनों बचा सकें। सैटेलाइट को स्पेस में काम करने के लिए भी एनर्जी तो चाहिए होगी। उस एनर्जी को हम मुख्य रूप से दो तरीकों से ही भर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। पहला, उसमें बैटरीज और सोलर पैनल्स लगा करके, जो कि आजकल हर सैटेलाइट में आम बात हो गया है, जिससे जब वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहे, स्पेस में रहे, तब वो डायरेक्ट सनरेज की कांटेक्ट में आके सनलाइट से ही अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर ले। और अगर वो सैटेलाइट कभी किसी भी
प्लेनेट के परछाई में आ जाती है, शैडो में आ जाती है, तो सनलाइट तो उस पर डायरेक्टली आएगी नहीं। इस कंडीशंस में सैटेलाइट्स के पास ऑटोमेटिक कमांड होता है, ग्राउंड सेंटर उसे कमांड देता है कि वो अपने अंदर के इंजन को स्टार्ट करे, और उसके अंदर कुछ फ्यूल भी पहले से ही भर रखा होता है, जैसे कि हमने मंगलयान में भी किया था। तो अपने इंजन को स्टार्ट कर सैटेलाइट ऐसे कंडीशन से शैडो से वापस सनलाइट की ओर आ जाता है। दोस्तों, सैटेलाइट कई सालों तक अपना काम करने के बाद दो तरीकों से डेड होता है, या तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, और या तो उसका फ्यूल खत्म हो जाए और वो किसी प्लेनेट के शैडो में चला जाए। इस कंडीशन में वो सैटेलाइट पूरी तरह से डेड हो जाती है, और डेड होने के बाद नेक्स्ट कमांड सेंटर अगला स्टेप लेता है उस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से हटा के, अपने जगह से हटा करके धरती पे वापस गिराने के। धरती पे एक जगह है पॉइंट नीमो नाम का, जो किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत दूर है। इसी जगह पे सैटेलाइट्स को धरती पे गिरा दिया जाता है, जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशंस पे कोई भी खतरा ना हो। जो छोटे सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही होने वाले फ्रिक्शन से प्रोड्यूस गर्मी और हीट से पूरी तरह खुद को जला लेते हैं। लेकिन जो बड़े सैटेलाइट्स होते हैं उनके काफी बड़े मलबे और रेसिड्यू बचे होते हैं, जिसके कारण किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, ह्यूमन सोसाइटी पे गिर के उस सैटेलाइट डेंजर कर सकता है। इसीलिए उसे ऐसा कभी कंडीशन ना बने, इसीलिए साइंटिस्टों ने ये जगह चुना है जिसका नाम है पॉइंट नीमो, और ये है ओशियंस में। यहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन दूर दूर तक नहीं है। यहाँ इस जगह को सैटेलाइटों की कब्रिस्तान और अंग्रेजी में ग्रेवयार्ड ऑफ द सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। इस जगह कोई भी दूर दूर तक ह्यूमन सोसाइटी नहीं है। दोस्तों, सैटेलाइट्स की यही एक लाइफ साइकिल होती है। कैसे लॉन्चिंग होती है, कहाँ असेंबली होती है, क्या काम होता है सैटेलाइट्स की डिटेल वर्किंग के लिए हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।